मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यूपीएससी 2025 के प्री एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट जो जीएस का पेपर होता है उसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं उनका आंसर भी बताऊंगा और उनको एक्सप्लेन भी करूंगा और कुछ क्वेश्चंस के सोर्स भी पता चल गए हैं और उन सोर्सेस के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। जिस पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूं वह है पेपर सेट ए और इस पेपर सेट में जो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज़। यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ दिए हुए हैं, कुछ देशों के नाम दिए हुए हैं जैसे बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पराग्वे और वेनेजुएला। ये 6 देश जो हैं यह 6 देश दक्षिण अमेरिका के 6 देश हैं। और आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंडीज़ माउंटेन्स पास थ्रू हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज़। यह जो 6 देश दिए हुए हैं इनमें से कितने देशों से एंडीज़ पर्वतमाला या एंडीज़ पर्वत श्रेणी गुजरती है। बहुत ही आसान सा दिखने वाला ये सवाल है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो गए, आप घबरा गए तो यह क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे या इस क्वेश्चन की सही होने की संभावना है वह बहुत कम हो जाएगी। अगर आप ये सोचने लगे सीधे सीधे कि मैंने तो मैपिंग सीखी है, मैं तो मैपिंग जानता हूँ और मैंने मैपिंग की है, मैंने दक्षिण अमेरिका के मैं सारे कंट्रीज़ भी बना लेता हूँ, उनके ऊपर मैं जो है एंडीज़ जो माउंटेन चेन है उसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ये तो नहीं आ रहा है कि कहीं जो है एंडीज़ माउंटेन चेन उधर ब्राज़ील में तो नहीं थोड़ा सा गई हुई है, या कहीं ऐसा तो नहीं है ब्राज़ील में भी टच कर रही हो। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो फिर इस क्वेश्चन को आप गलत कराएंगे। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मैं या आप जो हैं, हम लोग तो जोग्राफ़र्स हैं, हम लोगों की सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ी सी जोग्राफ़ी की जानकारी भी होती ही है, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत जानकारी है। लेकिन इस पेपर को जो है जो स्टूडेंट जो इंग्लिश का है, जो हिंदी का है, जो संस्कृत पढ़ रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स के हैं, केमिस्ट्री से भी यूपीएससी दे रहे हैं और अदर सब्जेक्ट से दे रहे हैं जिनका ज्योग्राफी से कोई वास्ता नहीं है, वो लोग भी इस पेपर को दे रहे हैं। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए भी है। अब हम ज्योग्राफी के हैं तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा सोचने लगते हैं और ज़्यादा सोचने के चक्कर में इस तरीके के क्वेश्चंस को गलत करके चले आते हैं। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सोचना है। ये नहीं सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो एंडीज़ माउंटेन है उसका कुछ हिस्सा पराग्वे में भी गया हो, कुछ हिस्सा ब्राज़ील में भी गया हो। अगर ऐसा आप सोचने लग गए तो फिर सारा खेल ख़राब हो जाएगा। इसको सोचने का तरीका दूसरा है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेन चीज़ है एंडीज़ माउंटेन्स, और आप जानते हैं कि ये जो एंडीज़ माउंटेन्स हैं वह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। अब यहाँ पर 6 देश दिए हुए हैं। अब इन 6 देशों में जो देश पश्चिमी भाग में स्थित हैं वहाँ से होकर तो एंडीज़ माउंटेन चेन गुजरेगी, और जो देश पश्चिमी भाग में नहीं है वो जो देश इस दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग या मध्य भाग में स्थित हैं वहाँ से होकर यह एंडीज़ माउंटेन चेन नहीं गुजरेगी। अब ज़रा इसको देख लेते हैं, क्योंकि मैपिंग का थोड़ा बहुत आइडिया तो सभी को होता ही है। अब बोलीविया भी जो है वो भी पश्चिमी भाग में है, कोलंबिया भी पश्चिमी भाग में है, इक्वेडोर भी पश्चिमी भाग में है और वेनेजुएला भी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। लेकिन ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में है, और जो पराग्वे है वह ब्राज़ील के नीचे स्थित है और यह दक्षिण अमेरिका के मध्य भाग में स्थित है। तो यह जो 2 देश हैं ब्राज़ील और पराग्वे, यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित नहीं है जहाँ से होकर एंडीज़ पर्वत श्रेणी गुजरती है। इसलिए हम कह सकते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस कि इन दिए हुए 6 देशों में से 4 देश बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडोर और वेनेजुएला से होते हुए यह एंडीज़ माउंटेन चेन गुजरती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि यह क्वेश्चन आया कहाँ से है। देखिए, ज्योग्राफी की एक बहुत ही फेमस बुक है
के सिद्धार्था के द्वारा लिखी गई है और लगभग 10-15 साल पुरानी किताब है। अभी भी बहुत फेमस बुक है, लगभग सभी लोग खरीदते हैं इसको। और इस बुक का नाम है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, मानचित्रों द्वारा भूगोल। यह क्वेश्चन वहीं से आया है। वहाँ पर दक्षिण अमेरिका का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में एक जगह पर लिखा हुआ है कि यह एंडीज़ पर्वतमाला जो है यह है दक्षिण अमेरिका के फलाना 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 देशों से होकर गुजरती है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 22 था, इसको अगर बहुत ही सिंपल वे में सोचेंगे, बहुत बड़ा जोग्राफ़र नहीं बनना है, ठीक है ना। ये जीएस का पेपर है, बहुत बड़ा जोग्राफ़र अगर आप बनने लग गए तो फिर ये इस तरीके के क्वेश्चंस को आप गलत करके चले आएंगे। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसको पढ़ता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज़। यहाँ पर 3 वाटर बॉडीज़ दी हुई हैं, लेक टंगानिका, लेक टोनले सैप और पेटोस लैगून। ये जो 3 वाटर बॉडीज़ हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थ्रू हाउ मैनी ऑफ देम, इनमें से कितनी वाटर बॉडीज़ में से डज द इक्वेटर पास। इनमें से ये जो 3 वाटर बॉडीज़ दी हुई है ना, इनमें से कितनी वाटर बॉडीज़ में से इक्वेटर पास करता है या इक्वेटर गुजरता है। अब आप मन में सोचेंगे कि इस तरीके का तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है भाई, ये यूपीएससी का पेपर है। पेपर सेटर का जो दिमाग है ना, वो आपके सोचने की क्षमता से बहुत अधिक आगे है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश, कर्क रेखा, मकर रेखा से गुजरने वाले कौन कौन से देश हैं, हम लोग सब याद कर लेते हैं। हम लोग ये भी याद कर लेते हैं कि जो है कौन कौन सी नदियां हैं जो कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या मकर रेखा को काटती हैं, एक बार काटती हैं कि 2 बार काटती हैं। लेकिन झील के संदर्भ में इस तरीके की जानकारी हमको कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। लेक टंगानिका के बारे में के सिद्धार्था की बुक में दिया हुआ है। लेक टोनले सैप के बारे में भी के सिद्धार्था वाली बुक में दिया हुआ है, सभी जानते हैं। लेकिन ये जो पाटोस लैगून है, इसके बारे में जो है, जो ऑक्सफोर्ड एटलस है, उसमें जो दक्षिण अमेरिका का जो फिज़िकल मैप है, वहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है और इसका नाम लिखा हुआ है लैगून डॉस पैटोस। और यह जो लैगून है, पाटोस लैगून, यह ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में अटलांटिक तट पर यह लैगून है। तो ये तो मैंने इनकी लोकेशंस आपको बताई। लेकिन अब सवाल ये है कि इनमें से कौन कौन सी झीलों से या कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। तो हम जानते हैं कि ये जो लेक टंगानिका है, यह लेक जो है वह अफ्रीका में है। और अफ्रीका में एक लेक है विक्टोरिया, और हम याद भी करते हैं, सभी को ये रटा हुआ भी है कि जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, यह सभी को याद है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि ये जो लेक टंगानिका है, ये जो टंगानिका लेक है, यहाँ से भी होकर विषुवत रेखा गुजरती है। आखिर जो बुक के जो राइटर्स थे, हम जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं या जो गाइड्स पढ़ते हैं, जो नोट्स पढ़ते हैं, हमारे राइटर्स या जो बुक्स लिखने वाले जो भी राइटर्स हैं, वो इतने कमज़ोर थोड़ी हैं कि बस उनको विक्टोरिया झील का ही ज्ञान है, उनको लेक टंगानिका का उनको कोई ज्ञान ही नहीं है कि यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है। लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब लिखा हुआ कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि टंगानिका लेक से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। अगर गुजर रही होती तो बुक में लिखा होता। अब इसी तरीके से अगर आप सोचें कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं, भूमध्य रेखा को कौन कौन सी नदियां काटती हैं, ये सब तो हमने पढ़ा है, मगर ये तीनों के नाम कहीं नहीं दिए, इनका जिक्र कहीं भी नहीं है कि इन तीनों में से कोई भी भूमध्य रेखा पर स्थित है या भूमध्य रेखा इन तीनों से होकर गुजरती है। ऐसा जिक्र, ऐसा फैक्ट, ऐसा स्टेटमेंट किसी भी बुक में आपको या किसी के भी नोट्स में आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर आपने गंभीरतापूर्वक स्टडी की है तो इसका मतलब ये है कि अगर इन तीनों में से किसी से भी भूमध्य रेखा गुजर रही होती तो ये किताब में लिखा होता, और किताब में लिखा होता तो हम लोगों ने पढ़ा होता, और हम लोगों ने पढ़ा होता तो आज हमारे सामने है, हम इसको सही करके आते। जैसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, और आप उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करिएगा। मैं एक फैक्ट आपको बताता हूँ। जैसे एक फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये सही है गलत है ये आप बताइए,
कि जो लंकापति रावण था वह भगवान शिव का भक्त था, और आगे मैं कहता हूँ कि उसने भगवान शिव की तपस्या की थी दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर जाकर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये बात सही है या गलत है? तो आपके मन में पहला सवाल ये आएगा कि हम तो बचपन से रामायण देख रहे हैं, कई बार रामचरितमानस पढ़ चुके हैं, और तमाम घर के लोग भी इसके बारे में बताते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं। हाँ, ये बात सही है कि जो रावण था वह शंकर जी का भक्त था, लेकिन उसने शंकर जी की तपस्या एंडीज पर्वत पर जाकर की थी, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। लिखा नहीं है इसलिए गलत है। वही बात तो मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि ये तीनों लेक्स से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। और लिखा नहीं है इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि गुजरती ही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव। इन तीनों ही वाटर बॉडीज से होते हुए विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। ये लॉजिक है इस तरीके के क्वेश्चंस को सही करने का। अगर आप इस दृष्टि से सोचेंगे तो आईएएस में कई क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं कि आपने कहीं नहीं भी पढ़ रखे हैं तो भी आप उनको, अगर आप सही तरीके से सोच रहे हैं तो आप उनको सही करके आएंगे। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर होगा नन। उपरोक्त में से किसी भी झील से होते हुए विषुवत रेखा नहीं गुजरेगी। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। और ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, मैं पहले इसको पढ़ दूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। 2022-23 के दौरान हल्दी या टर्मरिक से संबंधित कुछ न्यूज़ आई। अब उस न्यूज़ में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, मोर देन 30 वैरायटीज़ ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। अब पूछ रहे हैं कि उपरोक्त तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो है करंट का क्वेश्चन है। अभी 2024 में इस तरीके की न्यूज़ आई थी कि एक जो है नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना की जा रही है, कर दी गई है, और इसका जो मुख्यालय है वह तेलंगाना के निज़ामाबाद में स्थित है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड एनटीबी का मुख्यालय तेलंगाना के निज़ामाबाद में स्थित है। और कई सारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो जो अपने नोट्स डालते हैं, उन लोगों ने भी इसके बारे में डाला था। आपने पढ़ा होगा तो आप इसको सही करके आए होंगे। वैसे इसके बारे में जो एक वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट की, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इस वेबसाइट पर एक आर्टिकल पढ़ा हुआ है, और उस आर्टिकल से ये क्वेश्चन हूबहू उठा लिया गया है। बिल्कुल भी इधर से उधर कोई चेंज नहीं किया हुआ है। ये जो तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये जो PIB वेबसाइट है इस पर एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल से लिए गए हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप UPSC या अन्य सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप UGC नेट का भी पेपर दे रहे हैं, तो आजकल वहाँ पर भी जो रिसेंट न्यूज़ हैं या जो रिसेंट फैक्ट्स हैं वो PIB की जो वेबसाइट है इससे लिए जाते हैं। आप रेगुलरली इस वेबसाइट को चेक करते रहिए और इस वेबसाइट से अपने नोट्स बनाते रहिए। अब इस वेबसाइट में जो लिखा हुआ है वह भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। यही तो अपना पहला स्टेटमेंट है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। आगे मैं पढ़ूँ कि मोर देन 30 वैरायटीज़ ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, और ये अपना सेकंड स्टेटमेंट है, आप देख रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ टर्मरिक आर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। यही चीज़ तो अपने थर्ड स्टेटमेंट में लिखी हुई है। इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 24 के तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि PIB की वेबसाइट
में जो भी आर्टिकल्स आते हैं, जो भी न्यूज़ आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उनको आप रेगुलरली पढ़िए और उनका नोट्स लगातार बनाते रहिए। वहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा मिलेगा आपको। और जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की, जो भी एजेंसीज़ हैं, जो भी मंत्रालय हैं उनके अंतर्गत, वो सारे के सारे उस वेबसाइट में आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमिना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ाते हैं तो उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कई सारे एविडेंसेस भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स के माध्यम से 3 तरीके के एविडेंस दिए हुए हैं। अब पूछा ये जा रहा है कि इसमें से कौन सा एविडेंस सही है, कौन सा एविडेंस सही नहीं है। पहला एविडेंस है, द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। सेकंड स्टेटमेंट है, द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डेराइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेटू when the two continents lay side by side। और थर्ड स्टेटमेंट है, द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज़ नोन टू हैव इट्स काउंटरपार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमीस्फीयर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें से कौन कौन से एविडेंस सही हैं, कौन कौन से एविडेंस हैं, कौन कौन से एविडेंस नहीं है, ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन NCERT की 11th क्लास की जो बुक है उसमें एक चैप्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, और हूबहू NCERT ने जो लिखा है सेम लाइन उठा ली गई है। आप देख सकते होंगे, आप पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर, और मैं NCERT में क्या लिखा हुआ है वह भी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। NCERT लिख रहा है, The belt of ancient rocks of 2000 million years from Brazil coast matches with those from Western Africa। सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, The belt of ancient rocks from Brazil coast matches with those from Western Africa। सेम लिखा हुआ है, सेम चीज़ लिखी हुई है। इसी तरीके से जो दूसरा एविडेंस है, जो दूसरा स्टेटमेंट है, जो दूसरा वाला एविडेंस है गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना वाला, उसके संबंध में भी NCERT में सेम लाइन लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ द घाना आर डेराइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। सेम लाइन उठा के रख दी गई है। थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ देता हूँ, ये भी NCERT से है। यहाँ लिखा हुआ है, द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज़ नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमीस्फीयर। सेम लाइन NCERT से उठा के रखी गई है। पूरा का पूरा क्वेश्चन NCERT से आया हुआ है। यह क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सही करके आना चाहिए, और इसको छोड़ने की तो कोई मतलब उम्मीद ही नहीं है। मतलब ये मतलब यह इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है अगर आपको, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी को अभी थोड़ा सा आपको और मेहनत की आवश्यकता है, आपको और अधिक ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अब NCERT की बुक से सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होता भी है और एक क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं भी होता है। अब ये आपका निर्णय है। अगला क्वेश्चन भी NCERT की बुक से आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26। मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। यह भी NCERT की जो 11th क्लास की बुक है उसमें एक चैप्टर है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ, सीधा सीधा क्वेश्चन है, पढ़ देता हूँ मैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में, उनकी मात्रा के बारे में बात हो रही है। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज़ मोर इन, ज़्यादा होते हैं, कहाँ होते हैं? मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज़। जो हमारी अर्थ के जो सब ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट एरियाज़ हैं, वहाँ पर इन डस्ट पार्टिकल्स की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है।
इन कंपैरिजन टू देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स, मतलब जो इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स हैं उनके कंपैरिजन में जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स हैं उसके वायुमंडल में ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी अमाउंट या उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। अब देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की बुक कह रही है कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स का जो एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यही तो यह स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है। अब आगे क्या लिखा है, ड्यू टू, अब कारण बता रहा है। ये पढ़ने से पहले अपना स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं। अब स्टेटमेंट 2 में क्या कहा जा रहा है कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। जरा एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कारण वो पढ़ते हैं। ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। एनसीईआरटी की बुक कह रही है कि जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पर ड्राई विंड्स हैं, इसके कारण उन क्षेत्रों में वहाँ के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज़ हैव लेस ड्राई विंड्स। नो, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज़ हैव ड्राई विंड्स। लेस वर्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सिंपल सी एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है और उस लाइन से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन के भी गलत होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए क्योंकि सीधे सीधे बुक से पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन भी जो है वो एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की बुक है उसमें जो एक चैप्टर है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, उससे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 मैं पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 27 को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वैसे आप जानते हैं, आप इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, आपको नॉलेज है। इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 2 कंडीशन दी हुई हैं, जनवरी में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के महीने में। द आइसोथर्म्स, जो आइसोथर्म होती हैं समताप रेखाएं। समताप रेखाएं क्या होती हैं? समताप रेखाएं क्या हैं कि हमारी अर्थ की सरफेस पर ऐसे प्लेसेस, ऐसे स्थान जहाँ पर तापमान समान मिलता है, जहाँ पर सेम टेम्परेचर पाया जाता है, अगर उनको जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, एक लाइन खींच दी जाए, भले वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों ना हो, वह लाइन जो है वो आइसोथर्म या समताप रेखा कहलाती है। क्या है समताप रेखा? अर्थ के सरफेस पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान तापमान का मतलब क्या हुआ? जो प्लेसेस हैं उन प्लेसेस पर हम बात कर रहे हैं एयर के टेम्परेचर की, ठीक है ना। जो एयर का जो लोअर एटमॉस्फेयर है जिससे कि मानव प्रभावित होता है या अन्य जीव जंतुओं का मतलब अन्य जीव जंतुओं पर जिसका प्रभाव पड़ता है वो एक्चुअल में है एयर। तो एयर के टेम्परेचर की बात हो रही है। तो आइसोथर्म्स क्या करता है कि एयर के टेम्परेचर, सेम एयर के टेम्परेचर वाले स्थानों को मिलाता है। तो इन जनवरी in the northern hemisphere the isotherms bend, आइसोथर्म मुड़ जाती हैं इक्वेटर वर्ड, इक्वेटर की तरफ। आइसोथर्म्स मुड़ जाती हैं इक्वेटर की तरफ while crossing the land masses, जब वह लैंड मास या महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं यह समताप रेखाएं, तो यह उससे गुजरते समय इक्वेटर की तरफ मुड़ जाती हैं।
एंड आगे लिखा हुआ है एंड पोलवार्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशन। जब यही समताप रेखाएं, समान वाली एक ही समताप रेखा जो कि किसी लैंडमास से भी गुजर रही है और वही समताप रेखा जब किसी ओशन पर पहुंच रही है, तो जब वह ओशन पर पहुंचती है तो वह पोल की तरफ मुड़ जाती है, वो बेंड हो जाती है पोल की तरफ। जनवरी के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसी एक मान की समताप रेखा, सपोज करिए 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब किसी महाद्वीप से गुजरेगी तो वह इक्वेटर की तरफ मुड़ जाएगी, और वही समताप रेखा जब महासागर से गुजरेगी तो पोल की तरफ मुड़ जाएगी। और यह स्टेटमेंट और इसका डायग्राम जो है वह NCERT की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। आप देखिए, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको, आप देख भी रहे होंगे। इन जनवरी द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कंटिनेंट्स। यहाँ नॉर्थ का मतलब हो गया पोल की तरफ और साउथ का मतलब हो गया इक्वेटर की तरफ। साफ साफ लिखा हुआ है, इस NCERT से आया हुआ यह क्वेश्चन है। क्यों होता है आखिर ऐसा? देखिए, अच्छा पहले हम स्टेटमेंट 2 को पढ़ देते हैं, फिर इसका कारण जो है थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? तो स्टेटमेंट 1 सही है, अकॉर्डिंग टू NCERT स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? इन जनवरी के महीने में द एयर ओवर द ओशंस, समुद्रों के ऊपर की जो हवा है वह इज़ वार्मर, गर्म होती है, देन दैट ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में जो समुद्रों के ऊपर की हवा है वह बगल में स्थित महाद्वीपों के ऊपर की हवा की तुलना में गर्म होती है और महाद्वीपों की हवा ठंडी होती है। यह स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है। देखिए, स्टेटमेंट 2 के पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, क्योंकि इस फिनोमेना को समझाने के लिए कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे की क्लास चाहिए, जो कि इस वीडियो में तो संभव नहीं है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, इतनी तो नॉलेज सभी को है, बस मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। जो लैंड मास होता है या जो वाटर बॉडी होती है, दोनों की जो स्पेसिफिक हीट, जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह अलग अलग होती है। वाटर जो होता है उसकी स्पेसिफिक हीट लैंड मास की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि जो लैंड मास है वह जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और उसकी तुलना में जो वाटर बॉडीज़ हैं वो देर में गर्म होती हैं और देर में ही ठंडी होती हैं। अब आप इसको ऐसे समझिएगा कि अगर किसी एक ही अक्षांश पर, कुछ समान अक्षांशों में एक महाद्वीप, एक लैंडमास स्थित है और उसके जस्ट बगल में वाटर बॉडी स्थित है, और चूँकि दोनों समान अक्षांशों पे हैं तो सूर्य की जो एनर्जी है, सूर्य से प्राप्त होने वाली हीट है, दोनों को समान मात्रा में मिलेगी और दोनों अगल बगल हैं। अब सन से दोनों ही बॉडीज़, चाहे वो लैंड मास हो या वो वाटर बॉडी हो, दोनों ही समान मात्रा में एनर्जी प्राप्त कर रही हैं। लेकिन जो लैंड मास है उसकी स्पेसिफिक हीट काफ़ी कम होती है, तो इस कारण जो लैंड मास है वह जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी हीट अप हो जाएगा, जल्दी वार्म अप हो जाएगा। लेकिन जो बगल में वाटर बॉडी स्थित है उस वाटर बॉडी की स्पेसिफिक हीट काफ़ी अधिक है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतना टेम्परेचर डेवलप करने के लिए, ज़्यादा समय चाहिए। तो वह जो वाटर बॉडी है वह देर में गर्म होगी उतनी एनर्जी लेके, और एनर्जी लेके जब एक बार गर्म हो जाएगी तो ठंडी भी देर में होगी। लेकिन जो बगल का जो लैंड मास है वो जब जैसे ही सूर्यास्त होगा तो बहुत ही जल्दी अपने अंदर से एनर्जी को क्या करेगा, एमिट कर देगा। तो जो लैंड मास था वो समान एनर्जी या समान हीट में जल्दी गर्म हुआ, जल्दी ठंडा हुआ। लेकिन जो बगल की वाटर बॉडी थी वह समान एनर्जी प्राप्त करने के बाद भी अभी गर्म होने के प्रोसेस में ही है, और गर्म हो जाने के बाद फिर जितनी देर में गर्म हुई है उतनी ही देर में ठंडी भी होगी, उतना ही टाइम उसको लग जाएगा। तो इस तरीके से होता क्या है कि समुद्र जो है
या जो वाटर बॉडीज़ हैं वह गर्म बने रहते हैं इन कंपैरिजन टू लैंड मास। ठीक है, अब लैंड मास ठंडा है, वाटर बॉडी गर्म है। अब इन दोनों से संलग्न जो एयर है तो वह भी वही टेम्परेचर धारण कर लेगी। अब जो 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 वाटर बॉडी है जिसका टेम्परेचर अभी अधिक है, तो उसके ऊपर की जो एयर है वह उस टेम्परेचर को रिसीव कर लेगी और उस एयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। जबकि जो लैंड मास है वह अब ठंडा होना शुरू हो गया है और वहाँ से और जो लैंड मास ठंडा होना शुरू हो गया, उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है। अब उससे संलग्न जो वायु है वह ठंडी हो जाएगी। तो अब आप देख रहे होंगे कि एक ही अक्षांश रेखा पर जो एयर है वह उसका टेम्परेचर लैंड मास के ऊपर कम है और जबकि वाटर बॉडी के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है। अब अगर हम ऐसी स्थिति में कोई आइसोथर्म खींचेंगे तो वह आइसोथर्म जो होगा, क्योंकि आइसोथर्म क्या होता है, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। अब यहाँ पर टेम्परेचर अलग अलग है तो आइसोथर्म को बैंड होना ही पड़ेगा। तो ये जो स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 जो है वह स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी करता है। यही एक्चुअल में रीज़न है, स्पेसिफिक हीट, और उसको थोड़ा डिटेल में यहाँ लिख दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका जो ऑप्शन है ए, उसमें लिखा हुआ है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से यह जो क्वेश्चन नंबर 27 है यह क्वेश्चन भी NCERT की बुक से आया हुआ है। थोड़ा सा बुद्धि विवेक का यूज़ करेंगे, थोड़ा सी लॉजिक का यूज़ करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। बड़े ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपके कुछ कंसेप्ट्स जैसे पोरस और परमिएबल इनको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कुछ रॉक मासेस इस तरीके के मिनरल्स के या इस तरीके के पार्टिकल्स के बने होते हैं कि उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ वॉइड स्पेसेस, कुछ खाली स्थान होते हैं। आप इसको इस तरीके से देखिए कि सपोज करिए ये एक रॉक मास है, ये एक रॉक है और इस रॉक में ये कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं। इन्हीं पार्टिकल्स के मिलने से इस रॉक मास का निर्माण हुआ है। ये एक रॉक मास है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ये इसकी थिकनेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी थिकनेस है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस रॉक मास का जो निर्माण है वह इन पार्टिकल्स के द्वारा हुआ है। लेकिन इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ खाली स्थान आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ वॉइड स्पेसेस, कुछ खाली स्थान आपको नज़र आ रहे हैं और इन खाली स्थानों को कहा जाता है पोर्स, PORES, पोर्स, खाली स्थान, पोर्स। अब अगर किसी रॉक में पोर्स की मात्रा ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि वह रॉक ज़्यादा पोरस है। अगर उस रॉक में इन पोर्स की मात्रा कम है तो हम कहेंगे कि वह रॉक जो है वह कम पोरस है। तो पोरोसिटी का मतलब हो गया कि रॉक में पोर्स उपलब्ध हैं और ज़्यादा पोरोसिटी का मतलब ये हो गया कि रॉक में पोर्स की मात्रा ज़्यादा है। अब ज़रा थोड़ा सा सोचिए कि अगर इसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिर जाए, इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा पानी अगर इसके ऊपर गिर जाए तो ये पानी क्या करेगा कि यह पानी इन पोर्स के अंदर जाके प्रवेश कर जाएगा, यहाँ पर घुस जाएगा ये पानी, है ना। पहले यहाँ पर एयर थी, अब एयर को रिप्लेस करके पानी अंदर प्रवेश कर गया, इन पोर्स में जाके पानी बीच में बैठ गया जाके। तो जिन रॉक्स में पोर्स पाए जाते हैं उन रॉक्स में पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। अब जिनमें ज़्यादा पोर्स पाए जाते हैं
उनमें पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, जिसमें कम पोर्स पाए जाते हैं उसमें पानी को कम एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, या किसी में पोर्स पाए ही नहीं जाते तो इस प्रकार की रॉक्स में पानी को या वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता या कैपेसिटी होती है वह होती ही नहीं है। अब यहाँ पर पानी प्रवेश कर गया, यहाँ से पानी नीचे इन पोर्स में प्रवेश कर गया। अब एक कंडीशन मैं आपको और बताता हूँ, अगर ये पोर्स एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं, रास्ता बना रहे हैं, गलियां बना रहे हैं एक दूसरे से जुड़ जुड़ के, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो पानी प्रवेश कर गया था वो पानी धीमे धीमे इस रॉक से क्या होगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। यहाँ से पानी घुसा और यहाँ से रॉक से यहाँ से पानी बाहर निकल गया। वाटर क्या हुआ, वाटर ट्रांसमिट कर गया। क्यों? क्योंकि ये पोर्स आपस में वेल इंटरकनेक्टेड थे, नालियां बना रहे थे या गलियां बना रहे थे कि हम आसानी से बाहर की ओर निकल गए। तो अगर किसी रॉक में पोर्स हैं और पोर्स वेल कनेक्टेड हैं तो उस रॉक में एक प्रॉपर्टी होगी कि उसमें पानी जाएगा, पानी एब्जॉर्ब भी होगा और दूसरे सिरे से पानी नीचे की ओर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है रॉक की उसको कहा जाता है परमिएबल, PERMEABLE, परमिएबल। पारगम्य मतलब पानी का गमनागमन हो जा रहा है, यहाँ से प्रवेश कर रहा है, यहाँ से पानी बाहर की ओर निकल जा रहा है। लेकिन अगर रॉक में पोर्स हैं पर वो वेल कनेक्टेड नहीं हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं, मतलब नालियाँ या गलियाँ जैसी बन नहीं रही हैं, बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं, मतलब पानी अंदर ये जो रॉक है वो चूँकि पोर्स उपलब्ध हैं तो पोर्स में पानी तो घुस जाएगा लेकिन पानी ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की जो रॉक होती हैं उनको कहा जाता है इम्परमिएबल, इम्परमिएबल। लेकिन अगर पोर्स हैं और पोर्स बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, बस हल्के फुल्के कनेक्टेड हैं कि बस थोड़ा बहुत पानी निकल सकता है, बहुत थोड़ा बहुत पानी, बहुत बूंद बूंद करके, मतलब वो भी बहुत टाइम लेते हुए पानी बाहर निकलेगा, तो इस प्रकार की रॉक कहलाएगी लीस्ट परमिएबल या वेरी लेस परमिएबल, लीस्ट परमिएबल या वेरी लेस परमिएबल। तो ये कुछ दो कंसेप्ट थे पोरोसिटी के और परमिएबिलिटी के। इसी कंसेप्ट पर अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में दो रॉक्स के बारे में बताया जा रहा है। पहली रॉक है चाक और दूसरी रॉक है क्ले, और दोनों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी रॉक जो है पोरस है और कौन सी रॉक परमिएबल है, ये पूछा जा रहा है। तो मैं अभी आपको यहाँ बता ही देता हूँ। चाक जो है वो लाइमस्टोन का एक विशेष प्रकार होती है। ये जो चाक रॉक है यह लाइमस्टोन का एक फॉर्म है। यह आपने ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा है और पुरानी वाली एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। और लाइमस्टोन जब शब्द हमारे दिमाग में आता है तो कास्ट टोपोग्राफी या कास्ट स्थलाकृति को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते। जो कास्ट टोपोग्राफी होती है उसमें हमने पढ़ा है कि जहाँ कहीं भी सतह पर या सतह के नीचे यह लाइमस्टोन रॉक्स पाई जाती हैं तो वहाँ पर कई तरीके के लैंडफॉर्म्स डेवलप हो जाते हैं, कई तरीके के बड़े बड़े गड्ढे डेवलप हो जाते हैं, अंदर ही अंदर कई सारी केव्स डेवलप हो जाती हैं। क्या कारण था उसका, आप याद कीजिए। आपने पढ़ा होगा कि ये जो लाइमस्टोन होता है वो पोरस होता है,
उसमें 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 पानी प्रवेश कर जाता है। हालांकि वो पानी के साथ घुल भी जाता है, ये अलग चीज़ है, लेकिन लाइमस्टोन पोरस होता है, उसमें पानी अंदर की ओर घुस भी जाता है। साथ ही साथ लाइमस्टोन के जो पोर्स होते हैं वो वेल इंटरकनेक्टेड होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि पानी अंदर घुसता भी है और पानी बाहर की ओर ट्रांसमिट भी हो जाता है जाके। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, चूँकि चाक लाइमस्टोन का ही एक विशेष प्रकार होती है, तो चाक जो है वो पोरस होती है और चाक परमिएबल भी होती है। अब बात आ जाती है क्ले की। हम जानते हैं कि क्ले के पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मृत्तिका, सैंड सिल्ट क्ले। क्ले के पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे क्ले के पार्टिकल्स सबसे छोटे होते होंगे, तो जब पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे तो उनके बीच का स्पेस भी बहुत छोटा होगा। हाँ, स्पेस तो छोटा होगा, लेकिन नंबर ऑफ स्पेसेस, जो अमाउंट ऑफ स्पेसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो क्ले होती है वो पोरस रॉक है, बहुत ही ज़्यादा पोरस रॉक है, पूरा पानी को सोख लेती है क्ले रॉक। लेकिन ये जो क्ले रॉक है, इसके जो पोर्स हैं वो मतलब कनेक्टेड नहीं होते हैं, वेल कनेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब बहुत कम कनेक्टेड होते हैं। तो जो क्ले रॉक है वो पानी को सोख तो लेती है कि पानी को निकलना, मतलब पानी निकल बहुत मुश्किल से पाता है उसके बाहर से, मतलब पानी को निकलने में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए कहा जाता है कि क्ले रॉक पोरस तो होती है और उसके जो पोर्स होते हैं वो सही से, मतलब अच्छी तरीके से कनेक्टेड नहीं होते हैं। इस कारण से पानी अंदर रुका रहता है, पानी ट्रांसमिट नहीं हो पाता। इसलिए जो क्ले है वो लीस्ट परमिएबल है, LEAST, लीस्ट परमिएबल है, या कहा जाए कि इम्परमिएबल है। परमिएबल है ही नहीं, पानी निकलता ही नहीं है बाहर, ये भी कहा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन में कहा जा रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, चट्टानों पर पानी की क्या अभिक्रिया होती है, क्या प्रभाव होता है, इस संदर्भ में बात हो रही है। चाक, यह जो चाक मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, चाक इज़ नोन एज अ वेरी परमिएबल रॉक, whereas clay is known as quite an impermeable और least permeable rock। अभी मैंने आपको बताया, दोनों को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। स्टेटमेंट 2 है कि चाक इज़ पोरस एंड हैंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। स्टेटमेंट 2 है कि चाक जो है वो पोरस होती है और पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। हमने बचपन में एक खेल सभी ने खेला है, जब हम लोग अपने स्कूल में पढ़ने जाते थे तो स्कूल में जो हमारे टीचर होते थे तो जिस खड़िया से लिखते थे ना, खड़िया होती थी, अब तो चौक उसको कहते हैं, और पहले खड़िया आती थी, वो वही चौक है। वो जो खड़िया होती थी वो पानी को सोख लेती थी। वही बात आज यहाँ पर लिखी हुई है, बचपन वाली बात कि चाक इज पोरस एंड हैंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। बचपन का किया हुआ एक्सपेरिमेंट आज यहाँ यूपीएससी में काम आ रहा है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही था। अब स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है वह मैं आपको बता दूं। स्टेटमेंट 3 ये कह रहा है, क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस। तो नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। पोरस मतलब क्ले पोरस होती ही नहीं है, क्ले पोरस होती ही नहीं है, मतलब क्ले में पोर्स पाए ही नहीं जाते। अभी मैंने आपको बताया था कि क्ले में पोर्स पाए जाते हैं, और क्ले की जो पोरोसिटी है वो सैंड से भी ज़्यादा होती है, क्ले सैंड से ज़्यादा पोरस होती है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट हैं और स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। अब ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन सी को अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज़ करेक्ट। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 में से एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है स्टेटमेंट 2, एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। जो स्टेटमेंट 2 है वह स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। यह भी ऑप्शन के हिसाब से सही है।
क्योंकि और कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन सही माना जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली बात कही जा रही है, स्टेटमेंट 2 में सिर्फ चॉक की बात कही जा रही है। चॉक इज़ पोरस एंड हैंस कैन एब्जॉर्ब वाटर, जबकि स्टेटमेंट 1 में चाक और क्ले के परमिएबिलिटी की बात कही जा रही है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हम कह ही नहीं सकते हैं, कोई संदेह नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 28 का सी ही सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है उसका क्वेश्चन है ये, उसका एप्लीकेशन है। एक तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन कौन सही हैं कौन कौन गलत हैं ये हमको बताना है। जैसे स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है विदाउट द एटमॉस्फेयर, बिना वायुमंडल के, टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जो तापमान है वह फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे हो जाएगा। कहाँ? एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के हर स्थान पर तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो जाएगा अगर एटमॉस्फेयर गायब हो जाए। अर्थ से जो एटमॉस्फेयर है वह मतलब गायब हो जाए तो क्या होगा? अर्थ का तापमान जो है फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाएगा सभी जगह पर। और इस तरीके की बात जो है ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। एटमॉस्फेयर ही है जो कि हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए जो आवश्यक तापमान है उसकी दशाएं बना के रखती है। यह एटमॉस्फेयर ही है जो कि जीने लायक दशाएं प्रोवाइड करता है। इसलिए मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज प्रोवाइड करता है जिसमें कि सभी जीव जंतु, मानव और पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी और तापमान जो है हमारी अर्थ का वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा और सभी जगह चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ जगह पे जाए कुछ जगह पे ना जाए। इसी तरीके से स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके द्वारा हीट को एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लिया जाता है और ट्रैप कर लिया जाता है, रोक के रख लिया जाता है। और इसी के फलस्वरूप हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वह मेंटेन हो पाता है। बिल्कुल सही बात है। यही तो हम लोग हीट बजट में भी पढ़ते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस के ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी इसको इस तरीके के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। कौन सी हीट? सन से आने वाली हीट या अर्थ से एमिट होने वाली हीट? अर्थ से एमिट होने वाली हीट। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वह सन से आने वाली एनर्जी से गर्म नहीं होता है। सन की एनर्जी को हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद अर्थ की सरफेस जब गर्म हो जाती है तो फिर अर्थ अपने खुद से रेडिएशन एमिट करने लगती है, एनर्जी या हीट एमिट करने लगती है और उस हीट को अपना जो एटमॉस्फेयर है, जो लोअर एटमॉस्फेयर है, वो उस हीट को रोक लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। इसके फलस्वरूप एटमॉस्फेयर गर्म रहता है और जीवन जीने लायक तापमान बनाए रखता है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 3 है कि एटमॉस्फेयर्स गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की बात हो रही है, ग्रीन हाउस गैस है, आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आपने पढ़ा है, उसके बारे में आप जानते हैं, तो CO2 जो गैस है उसके संदर्भ में यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। CO2 अर्थ से एमिट होने वाली हीट को एब्जॉर्ब भी करती है, ट्रैप भी करके रखती है और तापमान में वृद्धि करती है, जीने लायक दशाएं भी बनाती है। लेकिन अगर CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी तो ज़्यादा तापमान को एब्जॉर्ब करेगी, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी और ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेगी, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन भी हम लोग झेल ही रहे हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये अच्छा क्वेश्चन है और जो रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं उन पर ही आधारित यह क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और तीनों ही स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूँ, फिर इसके ऑप्शंस को देखा जाएगा। पहला स्टेटमेंट है कि साइंटिफिक स्टडीज़ सजेस्ट, जो कुछ वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं वह यह बताते हैं कि A shift is taking place in the Earth's rotation and axis। अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है 24 घंटे में, उसमें और अर्थ की जो एक्सिस है जो कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, इन दोनों में परिवर्तन होने लगे हैं। ऐसा रिसेंट की साइंटिफिक स्टडीज़ दावा कर रही हैं और यह दावा बिल्कुल सही है। हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, जो करंट स्टडीज़ हैं उसमें भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। अगर अर्थ का रोटेशन स्लो हो जाएगा तो दिनों की अवधि बढ़ जाएगी, दिन की अवधि बढ़ जाएगी। वर्तमान में जो दिन 24 घंटे का होता है, आज से कई बिलियंस या मिलियंस ईयर्स के बाद जो दिन होगा वह 25 घंटे का हो जाएगा और उस समय अर्थ की एक्सिस में क्या टिल्टिंग होगी वो तो भगवान जाने। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है कि इस तरीके की साइंटिफिक स्टडी हो रही हैं जिससे पता चल रहा है कि अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वह भी स्लो डाउन हो रही है, अर्थ के दिनों की अवधि बढ़ रही है और जो अर्थ की एक्सिस है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में क्या कहा जा रहा है उसको भी पढ़ देते हैं। स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है सोलर फ्लेयर्स। अभी सोलर फ्लेयर्स क्या होता है अभी देखते हैं, बता देंगे आपको। सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस। अब ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं उसके साथ उस चीज़ जुड़ी हुई है, इसका नाम है कोरोनल मास इजेक्शंस। मतलब ये दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। बॉम्बार्डेड द अर्थ्स आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर। यह जो अर्थ का जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है उस पर सन से आने वाली इन सोलर फ्लेयर्स और उससे जुड़े हुए कोरोनल मास इजेक्शंस का बॉम्बार्डमेंट या बमबारी होती है, अटैक करते हैं विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी तो होगी भाई, सन से कोई चीज़ आ रही है तो एनर्जी नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा ही टेक्निकली और बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब मैं इसको सरल भाषा में आपको बता देता हूँ। अब ये स्टेटमेंट सही है या सही नहीं है अभी आप खुद बता देंगे। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो उसमें जो एक लेयर होती है सबसे बाहर की मैग्नेटोस्फीयर, उसका भी अध्ययन करते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं कि जो मैग्नेटोस्फीयर है वो क्या काम करती है। वह सूर्य से आने वाले कुछ आवेशित कणों, चार्ज्ड पार्टिकल्स या सूर्य से आने वाले जो तूफ़ान हैं जिनको सोलर स्टॉर्म्स कहा जाता है, उनसे पृथ्वी को बचा के रखती है, पृथ्वी की रक्षा करती है। पृथ्वी का जो मैग्नेटोस्फीयर है वह, बस वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। बस उस बात को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है इस बात में। जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं ना, सूर्य से उठने वाले जो तूफ़ान होते हैं जो कि एक तरीके से सन की सरफेस पर यह विक्षोभ या डिस्टरबेंस की तरह होते हैं, यह इसके अंतर्गत इन सोलर स्टॉर्म्स के अंतर्गत सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस, इन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो जो एक्चुअली में जो सोलर फ्लेयर्स हैं, जो सोलर फ्लेयर्स हैं इनको हिंदी में कहा जाता है सौर प्रज्वाल। और इसमें क्या है, सोलर फ्लेयर्स में क्या होता है कि सन की सरफेस पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट का विस्फोट हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। सोलर फ्लेयर्स की जो घटना है उसमें क्या होता है कि अर्थ की सरफेस पर जो रेडिएशन सन की सरफेस पर जो रेडिएशन है या जो लाइट है उसका विस्फोट हो जाता है और उसका परिणाम क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में यूवी रेज, एक्स रेज और रेडियो वेव्स और विजुअल लाइट पैदा हो जाती है।
वहीं ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है, ये क्या है? कोरोना क्या होता है? कोरोना जो है वह जो 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 सन का एटमॉस्फेयर है उसके उसके जो सबसे बाहर का जो पार्ट है उसको कोरोना कहते हैं। इस कोरोनल मास इजेक्शन में क्या होता है कि जो सन की सरफेस से एक क्लाउड बनता है। क्लाउड किसका बनता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस का। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस, ऐसी गैसेस जिसके कण जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वह इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं, और इसको कहा जाता है नॉर्मली प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का एक क्लाउड बनता है सन से और इजेक्ट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है उसका। तो ये एक तरीके से सोलर मैटर है, ठीक है। तो सोलर मैटर का इजेक्शन हो जाता है और यह अपने पूरे सन के चारों तरफ पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाता है। तो इस तरीके से यह जो सोलर फ्लेयर्स या जो कोरोनल मास इजेक्शन है, इनको सम्मिलित रूप से सोलर स्टॉर्म या सौरिक तूफान कहा जाता है। और इस सौरिक तूफान से पृथ्वी की रक्षा पृथ्वी की जो बाहरी एटमॉस्फेयर की परत होती है जिसको कहा जाता है मैग्नेटोस्फीयर, वह करती है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट से ये पता नहीं चल रहा है कि इसके द्वारा ये जो सन से तूफान आ रहा है इसके द्वारा पृथ्वी का रोटेशन चेंज हो सकता है क्या, या क्या पृथ्वी की जो एक्सिस है उसकी टिल्टिंग चेंज हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट सही है, मगर यह जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 है, उसमें कहा जा रहा है कि एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट, जैसे ही जो पोलर आइस है वह पिघलती है, जैसे ही पिघल रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आर्कटिक सर्किल पर और जो अंटार्कटिका पर जो आइस फील्ड्स हैं या जो ग्लेशियर्स हैं या जो ग्रीनलैंड में जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस कैप्स हैं, वहाँ से आइस पिघल रही है, पानी बन रहा है। तो जो पानी बनेगा वो क्या करेगा? द वाटर टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर। वहाँ जो पानी बर्फ़ के पिघलने से जो पानी का निर्माण होगा वह पानी इक्वेटर की तरफ मूव करेगा। चाहे नॉर्थ पोल से बने, चाहे नॉर्थ पोल पर अगर बर्फ़ पिघल रही है वहाँ से पानी बन रहा है तो भी इक्वेटर की तरफ आएगा, और साउथ पोल पर अगर बर्फ़ पिघलने से पानी मिल रहा है तो वह उस पानी की भी प्रवृत्ति भूमध्य रेखा की ओर, इक्वेटर की तरफ आने की ओर होगी। अब एक चीज़ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्यों आएगा पानी? आखिर वहाँ पर पानी पिघल रहा है तो वहीं रुका रहे, यहाँ आने की जद्दोजहद क्यों कर रहा है पानी? तो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे फिजिक्स है। ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस the water tends to move towards the equator to conserve angular momentum. दूसरी एक चीज़ है कि जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो हमारी अर्थ पर जो मास है उसके बैलेंस में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। अब जो मास या जो वजन जो है एक पोल्स के ऊपर था, अब वह वजन पानी पिघलने के परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा की तरफ आ गया है। तो अर्थ की सरफेस पर या अर्थ पर जो है मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब मास चेंज हो जाएंगे। जहाँ ज़्यादा होने चाहिए थे वहाँ कम, जहाँ कम होने चाहिए थे वहाँ ज़्यादा। तो इस तरीके की जब स्थितियाँ आ जाएंगी तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसके प्रभाव के कारण अर्थ का जो रोटेशन है वह स्लो हो जाएगा, और जो अर्थ की एक्सिस है उसकी जो टिल्टिंग है वह भी चेंज हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है, और स्टेटमेंट 3 जो है स्टेटमेंट 1 की व्याख्या भी करता है। अब अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ओनली वन ऑफ देम का मतलब है कि स्टेटमेंट 3 ही स्टेटमेंट 1 की व्याख्या कर रहा है। इस तरीके से जो यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें भी 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं।
जो कि अर्थ से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कही जा रही है। पहला स्टेटमेंट है, रेन फॉरेस्ट्स प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस। रेन फॉरेस्ट के द्वारा, जो भूमध्य रेखीय वर्षा वन हैं, उनके द्वारा जो ऑक्सीजन पैदा हो रही है उसकी मात्रा समुद्र के द्वारा पैदा होने वाली ऑक्सीजन से ज़्यादा है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहली बात तो साइज़ कंपेयर कर लीजिए, रेन फॉरेस्ट हैं ही कितने और ओशंस का साइज़ कितना बड़ा है। और मैं आपको यह बता दूं कि ओशंस में जो फाइटोप्लैंक्टन्स और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनके द्वारा पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली लगभग 50% ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। मतलब मैं ये कहूँ कि 50% ऑक्सीजन तो जो है समुद्रों से ही आ रही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस, यह स्टेटमेंट गलत है। ओशंस प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय रेन फॉरेस्ट, ये स्टेटमेंट सही होगा। स्टेटमेंट 2 है, marine phytoplankton and photosynthetic bacteria produce about 50% of world's oxygen। अभी मैंने आपको बताया, अभी तुरंत ही मैंने आपको बताया कि जो मेरीन फाइटोप्लैंक्टन्स और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, यह पृथ्वी की जो कुल ऑक्सीजन है उसकी मात्रा का 50% के लगभग पैदा कर देते हैं। तो यह स्टेटमेंट 2 है, जो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरीके से अगर स्टेटमेंट 3 को भी देखा जाए कि वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर, वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर, यहाँ सरफेस वाटर की बात हो रही है। सरफेस वाटर के अंतर्गत हम नदियों को भी शामिल कर सकते हैं, झीलों को भी, तालाबों को भी, और हम समुद्र की बात भी कह सकते हैं। अब समुद्र की बात चल ही रही है ऊपर के 2 सेंटेंस में, स्टेटमेंट्स में, तो यहाँ पर भी समुद्र आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, सरफेस वाटर। अब जो ये जो सरफेस वाटर होता है, इसमें आप सभी जानते हैं मछलियाँ पाई जाती हैं। मछली को भी जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है पानी में घुली हुई मात्रा में रहती है, ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर। मतलब जो सरफेस वाटर है उसमें एटमॉस्फेयर की तुलना में कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ऐसा बिल्कुल गलत है। एटमॉस्फेयर में हम सब जानते हैं कि 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, और एटमॉस्फेयर की तुलना में पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह बहुत कम होती है। इस तरीके से यह स्टेटमेंट भी गलत है। और अगर तीनों स्टेटमेंट में देखा जाए तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, और ये बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसमें दिमाग लगाना और इसके लिए रिस्क लेना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर मैं होता तो ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता। मैं इस क्वेश्चन को करने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन अब पेपर हो चुका है, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में जो है क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ देश दिए हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज़, यहाँ जो 5 देश दिए हुए हैं इनमें से कितने देशों में हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स, 4 से ज़्यादा टाइम जोन हैं। भारत में तो 1 टाइम जोन है ना। अब कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर कई टाइम जोन हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो 5 देश हैं इनमें से कौन कौन देशों में 4 से ज़्यादा टाइम जोन है। बहुत ही मतलब क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, लेकिन अब कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं देखा नहीं है, तो ठीक है, कोई नहीं।
अब पेपर हो चुका है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड किंगडम में 9 टाइम जोन हैं, डेनमार्क में 5, न्यूजीलैंड में 5, ऑस्ट्रेलिया में 9 और ब्राज़ील में 4 टाइम जोन हैं। तो इस तरीके से हमको बताना है कि इन देशों में से कितने देशों में 4 से ज़्यादा, 4 नहीं 4 से ज़्यादा टाइम जोन हैं। तो 4 से ज़्यादा टाइम जोन हैं यूनाइटेड किंगडम में 9, डेनमार्क में 5, न्यूजीलैंड में 5 और ऑस्ट्रेलिया में 9। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 4। ब्राज़ील में 4 टाइम जोन है, 4 से ज़्यादा नहीं हैं। अगला क्वेश्चन एक मतलब बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट पर आधारित है और मैं आपको वो कंसेप्ट भी बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा। कंसेप्ट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि कंसेप्ट बताने का टाइम नहीं है। इंटरनेशनल डेट लाइन को जब हम क्रॉस करते हैं तो डेट चेंज हो जाती है, डे चेंज हो जाता है। उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आप ध्यान देने वाली बात है। 2 शहर हैं, एक शहर है साइबेरिया में और एक शहर है अलास्का में। साइबेरिया और अलास्का का मैप ज़रा ध्यान की दीजिए। वर्ल्ड में प्रशांत महासागर के ऊपर की तरफ आप ज़रा साइबेरिया और अलास्का को ज़रा ध्यान दीजिए। साइबेरिया में एक शहर है जिसका नाम है अनादिर और नोम में अलास्का में एक शहर है जिसका नाम है नोम। तो अनादिर और नोम में लोग रहते हैं, सुबह उठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, वही वाली बात यहाँ कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अनादिर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर। बहुत कम, मतलब बहुत कम दूरी पर, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों शहर स्थित हैं, एक साइबेरिया में और दूसरा अलास्का में। बट लेकिन व्हेन पीपल आर वेकिंग अप, जब लोग उठते हैं और एंड गेटिंग सेट फॉर ब्रेकफास्ट, और जब नाश्ते के लिए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं इन देयर सिटीज़, अपने अपने शहरों में नाश्ते के लिए तैयार होते हैं, तो इट वुड बी डिफरेंट डेज। दोनों तरफ, तब दोनों ही जो शहर हैं कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन दिन अलग अलग होते हैं वहाँ पर। तो यहाँ से सीधे दिमाग में एक बात आती है कि यह बात हो रही है, ये जो कंसेप्ट है, इसके पीछे जो कंसेप्ट लग रहा है वह इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट। ये जो है, ये जो स्टेटमेंट 1 है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि इस इंटरनेशनल जो डेट लाइन होती है उसके इधर और उधर दोनों साइड में अलग अलग डेट, अलग अलग दिन होते हैं। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? व्हेन इट इज़ मंडे इन अनदर, इट इज़ ट्यूसडे इन नोम। ये स्टेटमेंट गलत है। जब अगर आपको जो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने की जो ट्रिक होती है, अगर यह ट्रिक आपको पता है तो आप खुद बता सकते हैं कि यह जो स्टेटमेंट 2 है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब वो ट्रिक क्या है, चलिए मैं वह ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। सपोज करिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन, मैं लिख देता हूँ इंटरनेशनल डेट लाइन है। इस तरफ एशिया है और इस तरफ यूएसए है। इंटरनेशनल डेट लाइन जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो तिथि और दिन चेंज हो जाता है। क्या कारण है इसके पीछे? कारण तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखा जाए, जैसे मैं याद रखता हूँ। मान लीजिए कि हम एशिया में रहते हैं और एशिया यूएसए के कंपैरिजन में थोड़ा सा पुअर, गरीब देश है, और यूएसए रिच कंट्री है, अमीर देश है। अब एशिया में मैं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी आई, 1 तारीख को सैलरी आती है और 20 तारीख तक सैलरी जो है ख़त्म हो जाती है। अब मुझे बैंक से लोन लेना पड़ जाता है, तो मेरा जो बैंक बैलेंस होता है वो नेगेटिव हो जाता है। मतलब एशिया में मेरी ये स्थिति है कि एशिया में जॉब करो
तो यहाँ पर बैंक बैलेंस जो है महीना ख़त्म होते होते माइनस में हो जाता है। अब मेरा मूड चेंज हो गया, अब मैं जॉब करने यूएसए जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस माइनस में है। चलो यूएसए चल देते हैं। एशिया से हम चल दिए यूएसए। क्यों चल दिए? क्योंकि हमारा जो बैंक बैलेंस है वो क्या है? माइनस में है। हर बार हर महीने माइनस में हो जाता है, मतलब तनख्वाह कम मिलती है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अमेरिका गए, अमेरिका में जॉब करी हमने, बढ़िया नौकरी करी, खूब पैसा बचाया। अब यहाँ तो ये स्थिति है कि मतलब हर महीने खूब पैसा भी हम लोग बचा लेते हैं। चलो ठीक है, अभी यूएसए से काम करके अपने घर की तरफ किसी दिन मूड हुआ, घर की तरफ अपने एशिया की तरफ हम लोग चलते हैं, इस साइड पे चले। तो अब स्थिति क्या है? अब हमारे बैंक बैलेंस अब नेगेटिव नहीं है, अब हमारा बैंक बैलेंस पॉजिटिव है। हम किसी दूसरे को लोन देते हैं, अब इतना पैसा है हमारे पास, इतना पैसा हमने यूएसए में कमा लिया। तो अब हम यूएसए से अगर एशिया की तरफ आ रहे हैं तो अब हमारा जो बैंक बैलेंस है वो क्या है? पॉजिटिव है। एशिया से जब हम यूएसए की तरफ जा रहे थे तो कंगाल थे, माइनस में थे, बैंक का लोन था, चुकाना था, दूसरों से उधार ले रखा था, नेगेटिव बैंक बैलेंस था। जब यूएसए से पैसे कमा के एशिया की तरफ आए तो अब हमारे पास जो है बैंक बैलेंस हर महीने खूब पैसा जमा हो जाता है, खूब पैसे हम कमा लेते हैं और पॉजिटिव बैंक बैलेंस के साथ हम एशिया की तरफ आ रहे हैं, अपने घर की तरफ आ रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, बहुत गर्मी है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फ़ैन नहीं चला रखा है, फ़ैन चलाऊँगा तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको भी हो रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? अब क्या करिए, माइनस के आगे 1 लगा दीजिए और प्लस के आगे 1 लगा दीजिए, बस इतनी ट्रिक को याद रखिए। अब अगर एशिया से हम यूएसए मतलब इस इंटरनेशनल डेट लाइन को इधर से इधर क्रॉस करेंगे तो जो दिन यहाँ होगा उसमें से एक दिन यहाँ कम होगा। और अगर यूएसए की तरफ से अगर हम एशिया की तरफ आएंगे तो यूएसए में जो दिन हो रहा होगा या जो डेट हो रही होगी, जैसे ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे उसमें एक अगला दिन क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा था कि when it is Monday in another, यहाँ पर है जो अनादिर है ANADIR, ये एशिया में है, साइबेरिया में। यहाँ पर क्या है? मंडे है। अगर यहाँ पर मंडे है तो यहाँ पर क्या होगा? एक दिन माइनस। तो जो नोम है शहर, नोम में क्या होगा? एक दिन एशिया से यूएसए की तरफ जाएंगे तो एक दिन माइनस कर देंगे। अगर यहाँ मंडे है तो यहाँ क्या होगा? एक दिन माइनस करेंगे तो मंडे से पहले क्या आ जाता है? संडे। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 2, व्हेन इट इज़ मंडे इन अनदर इट इज़ ट्यूसडे इन नोम, ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 77 में जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पहला स्टेटमेंट ही सही है। दूसरा स्टेटमेंट तब सही होता अगर यहाँ लिखा होता व्हेन इट इज़ मंडे इन अनदर इट इज़ संडे इन नोम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। जब हम जो रिसोर्सेस हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं या जो ओर्स हैं, जब उनके बारे में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर सब स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पर कंट्री दिए हुए हैं, उसके बगल में लिखा हुआ है रिसोर्स, कि क्या ये कंट्री इस रिसोर्स में रिच है या नहीं है। तो बोत्सवाना जो है डायमंड में रिच है, बिल्कुल बोत्सवाना में डायमंड मिलता है। इसी तरीके से चिली में लिथियम मिलता है और इंडोनेशिया में निकल मिलता है। सिंपल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की किसी भी बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इस तरीके से तीनों ही सही हैं और क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन चलिए कोई नहीं, फिर भी मैं इसको आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पर एक रीजन दिया हुआ है, एक तरफ कंट्री दिया हुआ है, 3 रीजन्स दिए हुए हैं।
जैसे दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, ये हमको चूज़ करना है। जैसे जो जो पहला दिया हुआ है मेलोर्का, इसके बगल में लिखा हुआ है इटली, ये गलत है। नॉर्मेंडी, उसके बगल में लिखा हुआ है स्पेन, ये भी गलत है। सार्डिनिया, इसके बगल में लिखा हुआ है फ्रांस, ये भी गलत है। तीनों ही गलत हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अब सही क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेलोर्का रीजन है यह स्पेन में है, और जो नॉर्मेंडी रीजन है यह फ्रांस में है, और जो सार्डिनिया रीजन है यह इटली में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, ज्योग्राफी का आखिरी क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछा गया, और अच्छा क्वेश्चन और करंट का क्वेश्चन है। दिल्ली में ये बात चल रही थी अभी, और अक्सर चलती है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन काफ़ी अधिक है, उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाई जाए, और ये कई बार न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में आया है, और इंटरनेट पर भी जो कई सारे कोचिंग्स हैं उन्होंने अपने नोट्स में इसको डाला है। न्यूज़पेपर्स की कटिंग में भी है, मैंने भी पढ़ा था इसको। सिंपल क्वेश्चन है और सभी पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन मेक्स यूज़ ऑफ। बस इतना ये कहा जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन में क्या है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनको रिड्यूस करना है तो एक तरीका ये है कि आर्टिफिशियल रेन करवा दी जाए। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम के बाद बिल्कुल डस्ट ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आसमान दिखाई देता है, मतलब बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन बरसात से पहले की स्थिति क्या है कि ये है कि आर्टिफिशियल रेन करा दिया जाए। तो आर्टिफिशियल अगर हम रेन करा देंगे तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं या ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये पानी के साथ रेन वाटर के साथ या पानी की बूंदों के साथ मिलते हुए ज़मीन पर बैठ जाएंगे और बह के चले जाएंगे। तो आसमान या जो हमारा जो एयर है वह उसमें से ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, पूछा जा रहा है किसका यूज़ किया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है कि इस कार्य के लिए सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन ए। इसके साथ ड्राई आइस का भी यूज़ किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड भी यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई आइस भी यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए। और आर्टिफिशियल रेन के द्वारा पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, ख़ास तौर से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यूपीएससी में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के आंसर भी बताए। ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं ये भी मैंने आपको बताया, और इनका जो सही एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने आपको बताया है। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बुक्स पढ़ें वो ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक्स ज़रूर पढ़िए, उनके क्वेश्चन हर बार आते हैं। पिछली बार तो कई सारे क्वेश्चंस आए थे। पिछले बार का जो यूपीएससी का 2024 का जो पेपर हुआ था उसका वीडियो मैं बना नहीं पाया, अब की बार बना कर डाल दूँगा। इस बार मैंने शुरू किया है यूपीएससी के लिए भी। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि विश्वास अपने ऊपर कीजिए। जो आप पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा करिए, टीचर पे भी करिए लेकिन टीचर पर कम करिए, अपने ऊपर ज़्यादा करिए। अगर विश्वास की बात आ रही है दो लोगों के बीच में कि अपने पर ज़्यादा भरोसा किया जाए या टीचर पर ज़्यादा भरोसा किया जाए या टीचर के द्वारा प्रोवाइड कराए गए नोट्स पर ज़्यादा भरोसा किया जाए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 80% भरोसा अपने आप पर करिए कि जो मैंने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है। टीचर पर भी भरोसा कीजिए लेकिन 20%। अपने नोट्स खुद बनाइए, दूसरों के नोट्स पर विश्वास मत करिए। ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, बहुत ही सिंपल तरीके से उसको एनालाइज करिए। और मैं आशा करता हूं कि इस तरीके के जो पेपर्स होते हैं इसमें आपकी सफलता निश्चित होगी। मैंने यूपीएससी का अभी ये पेपर बनाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे वीडियो में आपको कोई कमी लग रही हो तो यह भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमियां जब पता चलेंगी तभी हम अपनी खामियों को दूर कर पाएंगे और कुछ और भी अच्छी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आ सकता हूं।
फ़ैन बंद था, बार बार मुझे अपना चेहरा इस रुमाल से पोंछना पड़ रहा था, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ हो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर फ़ैन ऑन करके रिकॉर्डिंग करूँगा तो वॉल्यूम या मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आएगी। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद।